ये इसका लार्जेस्ट क्लास है। इसका बताओ, मोलस्का का, मोलस्का फाइलम का। और गैस्ट्रोपोड्स में दो यूनिक फीचर होता है, देखो। एक कहते हैं कॉइलिंग और दूसरा होता है टॉर्सन। ये दो यूनिक प्रोसेस है जो लार्वल स्टेज में होता है। लार्वल स्टेज में होता है, देखो। गैस्ट्रोपोड्स के लार्वा को वेलिगर लार्वा भी कहते हैं। तो गैस्ट्रोपोड्स के लार्वल फॉर्म में वेलिगर लार्वा, जिसे मैंने कहा, इसके लार्वल डेवलपमेंट के समय दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है, देखो। वन इज कॉल्ड कॉइलिंग एंड वन इज कॉल्ड टॉर्सन। और इस कॉइलिंग और टॉर्सन की वजह से उस एनिमल का बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाता है, मतलब बायलैटरल सिमेट्री इसका लॉस्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, गैस्ट्रोपोड्स का जो एडल्ट बॉडी होता है, देखो, लार्वा में इनिशियली कहते हैं लार्वा का सिमेट्री भी बायलैटरल की तरह ही होता है। पर जैसे जैसे लार्वा का डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे उसका सिमेट्री खत्म होता चला जाता है। और जो उसके मेटामॉर्फोसिस के बाद जो एडल्ट बनेगा, वो पूरी तरह से क्या हो गया बताओ, एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि गैस्ट्रोपोड इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का। और गैस्ट्रोपोड्स में दो इवेंट होते हैं लार्वल स्टेज में। एक को कहते हैं कॉइलिंग और दूसरे का नाम है टॉर्सन। और इस दोनों प्रोसेस की वजह से जो बायलैटरल सिमेट्री है वो खत्म हो जाता है, और गैस्ट्रोपोड्स का एडल्ट जो होता है वो क्या हो गया बताओ, वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ कॉइलिंग एंड टॉर्सन, एडल्ट गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं, देखो। सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। एक मिनट रुक जाओ। एडल्ट का बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाता है। सर कभी कभी आपका रुक जाता है सर वीडियो। बेटा वीडियो रुक जाता है तो इसमें अब मैं क्या करूं बताओ। अब ये तो नहीं नेटवर्क सर, का प्रॉब्लम है। सर ठीक है सर, उसका नेट स्लो होगा, हम लोग नहीं को नहीं सही आ ठीक रहा है है। हम लोगों। हाँ भाई, आप लोग अपना डेटा चेक कीजिए, ठीक है ना। मेरा जी सही जी चल रहा सर, है। जी सर, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ चलो। सर ठीक बट है सर, मैं भी अपना चेक करूँ। सर बट ऑक्टोपस में तो रेडियल सिमेट्री होता है ना। अरे बेटा, मैं ऑक्टोपस में, किसने तुम्हें कह दिया ऑक्टोपस में रेडियल सिमेट्री होता है? हैं? ये किसने कह दिया तुम्हें ऑक्टोपस में रेडियल सिमेट्री होता है? ऑक्टोपस भी मोलस्का में आता है। वो सिफेलोपोडा एक उसका क्लास, उस क्लास से बिलोंग करता है। मैंने क्या कहा कि केवल गैस्ट्रोपोड्स का सिमेट्री एसिमेट्रिकल हो जाता है। रेडियल सिमेट्री एडल्ट की बात करें तो केवल इकानोडर्म्स में मिलता है, लेकिन उसके भी लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री होता है। तो बिल्कुल दिमाग में खोल के डाल दीजिए इस चीज को कि ऑक्टोपस में रेडियल सिमेट्री नहीं होता। समझ में आ गया? केवल अगर ओके आप सर। बायलेट्रिया की बात करेंगे, बायलेट्रिया के एडल्ट की बात करेंगे, तो केवल इकाइनोडर्म्स एक ऐसा बायलेट्रिया है जिसके एडल्ट की सिमेट्री रेडियल है। बाकी सभी बायलेट्रिया जो होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री होता है। हाँ, उसमें भी एक एक्सेप्शन मैंने बता दिया आपको कि गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं, देखो, जिसमें आप स्नेल, स्लग, लिम्पेट, बहुत सारा ग्रुप है, देखो। सी बटरफ्लाई भी आता है इसमें। तो काफी बड़ा ग्रुप है गैस्ट्रोपोडा इसका। और गैस्ट्रोपोड्स का जो एडल्ट है वो एसिमेट्रिकल हो गया है बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट इवेंट। वन इज कॉल्ड कॉइलिंग एंड वन इज कॉल्ड टॉर्सन, कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा कि मोलस्का, बाकी सारे मोलस्का का सिमेट्री बायलैटरल ही होता है, बट गैस्ट्रोपोड का एडल्ट का सिमेट्री कैसा हो गया बताओ? वो एसिमेट्रिकल हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉइलिंग एंड टॉर्सन। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि कॉइलिंग और टॉर्सन होता क्या है? अरे अपना वीडियो ऑफ करो यार। वीडियो ऑफ। देखो, रुचि आप अपना वीडियो ऑफ करो। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल मोलस्का।
भाई माइक ऑफ कर ले यार, माइक ऑफ कर दो। देखो, तो जैसे अगर मैं बताऊं आपको, ऐसे देखो, देखिए, अगर एक टिपिकल मोलस्का के बॉडी प्लान के बारे में बताऊं आपको, तो देखो यहाँ पर, देखो, इसमें आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की इंफॉर्मेशन में भी, कि टिपिकल मोलस्कन्स के बॉडी में देखो क्या होता है, एक मस्कुलर फूट होता है। देखो, इसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर फूट कहते हैं, नीचे की तरफ, है ना। इसके बाद यहाँ देखो, इसका ये हेड का पार्ट होता है, और ये कुछ मोलस्कन्स में टेंटिकल्स भी मिलते हैं ऐसे, सिफेलिक टेंटिकल भी कहते हैं इसको, है ना। इसके बाद देखो, ये इसका माउथ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, ये पूरा इसका बीच का ये पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को कहते हैं इसका विसरल मास। और इसी विसरल मास के बीच में देखिए, ये आप इसके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आप देख रहे हो, ये माउथ है, इधर ये इसका एनस का स्ट्रक्चर होता है, और ये इसका स्टमक है, ये इसका इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना। और यहीं पे कुछ ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी लगे होते हैं। देखो, ये इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट होता है। और मैं पढ़ा होगा कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसके बॉडी में मिलता है, देखो एलिमेंट्री कैनाल में, जिसको रेडुला कहते हैं। रेडुला, अ काइंड ऑफ रेस्टिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मोलस्का, ठीक है। पीछे की तरफ देखिए आप, और देखो एक चीज याद रखिएगा, ये जो इसका विसरल मास आप देख रहे हैं, विसरल मास के ऊपर ये देखो, विसरल मास के ऊपर ये एक सॉफ्ट स्किन का ये फोल्ड होता है। देखो देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे, देखिए
ये एक फ्लेसी स्किन का पार्ट है, या कह सकते हैं फोल्ड ऑफ स्किन हो तो इसके ऊपर ये जो ब्लैक वाला पार्ट आप देख रहे हो, जानते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है ये, है ना। और पीछे की तरफ देखिए, ये जो एक कैविटी बना हुआ है, इस कैविटी को कहते हैं, इस कैविटी को मेंटल कैविटी कहा जाता है। और इसी मेंटल कैविटी में देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इसका गिल्स होता है। और यहीं पर एक और स्ट्रक्चर है, देखो, सेंसरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इसको, आपने पढ़ा होगा एक टर्म ऑस्फर्डियम कहते हैं इसको। ऑस्फर्डियम, अ काइंड ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। तो टिपिकली आप जानते हैं मोलस्कन्स के बॉडी को आप अगर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसमें हेड होता है, देखो, हेड फुट कहते हैं, मस्कुलर फुट होता है, और एक लार्ज पार्ट है बीच में जिसको आप विसरल मास कहते हैं, जिसमें इसके बॉडी का मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, डिफरेंट सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इन सभी के ऑर्गन इसी विसरल मास में प्रेजेंट होता है। विसरल मास के ऊपर देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एक ये मेंटल कहा जाता है, देखो। और ये मेंटल है क्या? फोल्ड है जो विसरल मास को डॉर्सली कवर करता है। आप जानते हैं डॉर्सल वेंट्रल कहा जाता है, ये देखो अपर पार्ट इसका डॉर्सल है, और जो फुट का पार्ट जो जमीन को टच कर रहा है, ये इसका वेंट्रल पार्ट होता है। आप जानते हैं डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस जिसे कहा जाता है। वेंट्रल पार्ट वो होता है जो ग्रेविटी को फेस करता है, और अपोजिट टू वेंट्रल क्या बताओ, वो डॉर्सल पार्ट कहते हैं। तो कह सकते हैं इसका आप जो मेंटल का पार्ट है वो डॉर्सली प्लेस्ड होता है, और जो इसका मस्कुलर फुट है वो उसका वेंट्रल पार्ट होता है। तो टिपिकली मोलस्कन्स बॉडी में हेड है, फुट है, विसरल मास है, और विसरल मास के ऊपर एक कवरिंग है, सॉफ्ट स्किन है, उसको क्या बोलते हैं बताओ, मेंटल कहते हैं। और इसी मेंटल का सिक्रीशन ये कैल्केरियस सेल होता है। मोस्ट ऑफ द मोलस्कन्स में ये सेल प्लेट मिलते हैं, ये कवरिंग होता है, बट बहुत सारे ऐसे मोलस्कन्स भी हैं जहां ये सेल अवेलेबल नहीं होता। जैसे ऑक्टोपस के बारे में जानते हैं आप, वहां किसी तरह का कैल्केरियस कवरिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये टिपिकल बॉडी प्लान है किसका बताओ, एक मोलस्का का। और यहाँ देखो, इसमें आप देख रहे हो कि मेंटल कैविटी, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसके अंदर ये गिल्स का पार्ट होता है, यहाँ पे ऑस्फर्डियम वगैरह भी होता है जो एक तरह का सेंसरी ऑर्गन होता है। और इसका माउथ यहाँ है, देखो, इस माउथ का पार्ट यहाँ पे आ रहा है, और एनस का पार्ट इसका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहीं पर देखिए, इवन इस तरह का देखोगे स्ट्रक्चर आप यहाँ पर, तो देखो ये मोलस्कन्स का ये रिड्यूस सिलोम होता है, देखो, सिलोम होता है इसका। और यहीं पर इसका इस तरह का देखो हार्ट का स्ट्रक्चर भी मिलता है, यहाँ पर हार्ट भी होता है, देखना इस तरह पे ऐसे स्ट्रक्चर देखिए। तो ये उसका हार्ट का स्ट्रक्चर, और यहां पर आप देखेंगे ऐसे, यहाँ पे इसके गोनैड्स वगैरह भी होते हैं, इसे कहते हैं गोनैड, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये तो एक टिपिकल मोलस्का का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने बता दिया कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मेंटल से ही कैल्केरियस सेल का कवरिंग होता है, और मेंटल विसरल मास को कवर करता है, और विसरल मास में इसके मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स का पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉडी के पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट में मेंटल कैविटी होता है, इसी मेंटल कैविटी में गिल्स मिलता है, ऑस्फर्डियम होता है, ब्रीदिंग का काम यहां से करें। अब जैसे अभी आप देखो कि इसमें माउथ का पार्ट यहां पर है और एनस का पार्ट यहां पर है, ठीक है। अब चाहे आप इस डायग्राम में देखिए, ये मैं इसी का ये डायग्राम यहां बना हुआ है, देखो ये देखो, ये सिफेलिक टेंटिकल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर इसका ये माउथ का स्ट्रक्चर है, ये इसका फुट है, यहाँ पे ऑस्फर्डियम है, मेंटल कैविटी की बात देख रहे हैं आप, ये इसका गिल्स का पार्ट होता है, यहाँ पे इसका एनस है, इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है, ठीक है। वही डायग्राम देखो बगल में बना हुआ है। अब मैंने कहा कि कुछ ऐसे गैस्ट्रोपोड्स हैं, देखो,
देखिए सभी इनफैक्ट कहते हैं सभी गैस्ट्रोपोड्स में एक इवेंट कॉमन है, वो टॉर्सन की बात करते हैं, टॉर्सन एंड कॉइलिंग की बात करते हैं। मैं आपको हो रहा है, ये देखो जो स्ट्रक्चर मेंटल कैविटी का, इस तरह एनस पहले पीछे की तरफ था, एनस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देखिए यहाँ पर, है ना, और एनस और माउथ काफी दूसरे के नजदीक चले आते हैं। तो ये जो इवेंट आप देख रहे हैं, ये देखो, ये टॉर्सन ट्विस्टिंग कहा जाता है बॉडी का। ये टॉर्सन एक्चुअली क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं आपको, एक ब्रीफ समझ लीजिए आप कि टॉर्सन की वजह से विसरल मास 180 डिग्री पे काउंटर करंट, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन होता है, एक ट्विस्टिंग होता है, जिसकी वजह से आप देखिए माउथ यहाँ है, एनएसपी यहाँ पे आ गया, मेंटल कैविटी जो पीछे था वो इंटीरियर पार्ट पे आ गया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं टॉर्सन, जिसमें 180 डिग्री पे काउंटर क्लॉकवाइज विसरल मास, मेंटल कैविटी, इसका क्या हो गया बताओ, देता हूं उसके बारे में। पहले ये आप ब्रीफ समझ लीजिए कि टॉर्सन एक्चुअली है क्या, समझ में आ रहा है। अब कहते हैं और एक टॉर्सन कहते हैं, कॉइलिंग की वजह से सेल जो होता है, उसका जो अपर सेल होता है उसमें एक मूवमेंट होता है देखो, और जो टॉर्सन का पार्ट है उसमें पूरे के पूरे विसरा के मास का रोटेशन होता है। यहां देखिए अब तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि 3 मेजर सब क्लास कहते हैं, 3 मेजर सब क्लास ऑफ गैस्ट्रोपोडा, जिसमें हम टॉर्सन की बात कर रहे हैं। देखो इसमें याद रखिएगा एक सब क्लास है, देखो इसका, इसे कहते हैं प्रोसोब्रांग, प्रोसोब्रैंक्स। दूसरे को पल्मोनेट्स कहते हैं, पल्मोनेट्स, और तीसरे को ओपिस्टोब्रैंक्स कहा जाता है, ठीक है। ये गैस्ट्रोपोड्स के 3 अलग अलग देखो सब क्लास हैं। गैस्ट्रोपोडा ये क्लास, इसको आप 3 अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोसोब्रैंक्स, पल्मोनेट्स एंड ओपिस्टोब्रैंक्स कहा जाता है, ठीक है। सर नहीं और दिख रहा है सर, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है पूरा उसको दिख रहा पिंग है। करो, पिंग एक ऑप्शन आता है, एक पिंग वाला ऑप्शन होगा, उसको ऑन करो। रोटेट करो ना फोन को, ये कर दो, फिर दिखेगा, पूरा बोर्ड दिखेगा, फोन को घुमा लो। पिंग करो, पिंग आता है देखो ऑप्शन, पूरा फैलाओ उसको। पूरा क्लियर दिख रहा है सर। उस पर डबल टैप करो सर वाले पे। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसोब्रैंक्स होते हैं, ये प्रोसोब्रैंक्स पूरी तरह से मेरीन सिस्टम में अवेलेबल है। ये सब पूरे मेरीन वाटर में मिलेगा आपको। जो पल्मोनेट्स हो, देखो पल्मोनेट्स नाम ही लिखा हुआ है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो ये आपका टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड्स में आता है। देखो मतलब आप देखिए मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रोपोड्स आर मेरीन, नॉट इवन मोलस्का की बात करें अगर हम, तो मोस्ट ऑफ द मोलस्कन्स आर मेरीन, बेंथिक एनिमल हैं, ये बॉटम पे मोस्टली रहते हैं। लेकिन गैस्ट्रोपोड एक ऐसा गैस्ट्रोपोड्स में कोई बाइवेल्विया में ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो टेरेस्ट्रियल मोड पे चले आते हैं। इसके अलावा जितने भी मोलस्कन्स हैं वो मेरीन वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर भी मिलते हैं, बट अगर टेरेस्ट्रियल कंडीशन की बात करेंगे तो गैस्ट्रोपोड्स केवल एक ऐसा क्लास है जिसमें टेरेस्ट्रियल मोलस्कन्स भी मिलते हैं। और टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब वो ब्रीथ कैसे करेगा, तो दे हैव द पल्मोनरी सैक होता है ब्रीथ करने के लिए, उसे पल्मोनेट्स कहते हैं। देखो तो प्रोसोब्रैंक्स पूरी तरह से मेरीन होता है, पल्मोनेट्स कंडीशन में मिलेगा आपको, और जो ओपिस्टोब्रैंक्स होता है वो दोनों होता है। इसमें दोनों तरह का रेस्पिरेशन पॉसिबल है, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी। समझ में आ रहा है?
वो गिल से भी ब्रीथ कर सकता है और हवा में भी ब्रीथ कर सकता है, वो उसको अपिस्टोब्रैंक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गैस्ट्रोपोड्स में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। देखो मेरीन कंडीशन में भी है, फ्रेश वाटर में भी मिलता है, टेरेस्ट्रियल कंडीशन भी होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है ये। तो ये कोई एक चीज कहना कि ये चीज इसमें इस गैस्ट्रोपोडा में मिलता है, इस गैस्ट्रोपोडा में नहीं मिलता, वो कहना बड़ा मुश्किल है। ऑर्गन के भी वेरिएशंस हैं, लेकिन सभी गैस्ट्रोपोड्स में केवल एक अगर पॉइंट पूछा जाए आपसे कि एक चीज सब में कॉमन है, तो वो है टॉर्सन। एक वर्ड अगर आप यूज करेंगे कि जो सभी गैस्ट्रोपोडा में होता है उसे कहते हैं टॉर्सन, चाहे वो प्रोसोब्रैंक्स हो, चाहे वो पल्मोनेट्स हो, चाहे ओपिस्टोब्रैंक्स हो, इन सब में एक चीज कॉमन है एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड टॉर्सन कहा जाता है इसको। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा कि टॉर्सन मोस्ट यूनिक फीचर है और ये सभी गैस्ट्रोपोड्स के लार्वल स्टेज में मिलता है। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे मैंने कहा था कि एज वी नो दैट मोलस्कन्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। आप इसको आप अपने मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आप वैसे भी लिख सकते हैं इसको। तो पहले मैं इसको साफ करूं बच्चे, इस डायग्राम को साफ कर दूं, फिर मैं आगे लिखूंगा इस पे। यस यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर कर दीजिए। अगर अगर आपने नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लिए सर, चलेगा आप। कीजिए चलो ना। ठीक है। अब देखो, टॉर्सन और ट्विस्टिंग एक्चुअली क्या है, देखो ये ट्विस्टिंग भी कहते हैं, देखो इसको। तो आप लिख सकते हैं इसको, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग larval development of gastropods गैस्ट्रोपोड। The loss of symmetry. बायलैटरल सिमेट्री होता है, हुआ कॉइलिंग कहते हैं, जिसमें सेल का रोटेशन होता है, सेल का कॉइलिंग होता है, और दूसरा टॉर्सन है, उसकी वजह से बॉडी उसका एसिमेट्रिकल हो जाता है। समझ में आ गया? वही मैं लिख रहा हूं, देखो, इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रोपोड्स which rotates the visceral mass cell mental and विसरम पेलियम भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं, विस्ट्रोपेलियम भी कहते हैं। देखो विस्ट्रोपेलियम का मतलब, पेलियम इज द पार्ट ऑफ, उसको मेंटल को ही पेलियम कहा जाता है, तो आप दोनों को मिला के कह सकते हैं विस्ट्रोपेलियम। ठीक है, तो विसरल मास मेंटल को मिलाकर आप विस्ट्रोपेलियम कह सकते हैं। सेल एंड मेंटल कैविटी एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, एंटी क्लॉक 180।
180 degree form its initial position, so that mental cavity is brought in front of the body of adult, in front of the body of adult. देखिए ये इसका हो गया कि क्या एक्चुअली होता है, टॉर्सन है क्या। जैसे देखो ये पूरा डायग्राम देखो, ये देखिए ये इस तरह से पूरा मूव कर गया। देखिए अब इस डायग्राम को समझ में देखिए, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ये होता है 180 डिग्री पे। ये देखो सर उधर वाला नहीं दिख रहा है डायग्राम Yes, साइड sir. का, नहीं दिख रहा है। और हाफ डायग्राम दिख रहा है सर। अब देखो सर हल्का और कैमरा को साइड, हल्का और, हाँ अब सर दिखा? अब सही है। यस सर, अब दिख रहा है। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, अब ये जो इसका पूरा रोटेशन दिखा रहा है, देखो ये जो ऐसे देख रहे हैं 180 डिग्री पे ये मूव कर रहा है। और एक्चुअली में हुआ क्या, देखो जो विसरल मास का ओरिएंटेशन है, विसरल मास देखो पहले इस जगह पे देख रहे हैं आप, जिसका ओरिएंटेशन इस तरफ था पहले। देखो विसरल मास का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। देखो विसरल मास पहले इधर की तरफ फेस कर रहा था, अब यहाँ देखो विसरल मास इधर की तरफ फेस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉर्सन की वजह से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कहते हैं किसका, बताओ? विसरल मास का पोलैरिटी। देखो पहले इस डायरेक्शन की तरफ था ना ये विसरल मास, अब ये विसरल मास यहाँ देखो, ये टॉर्सन की बात का फेज है। देखो ये, और देखो ये 180 डिग्री पे पूरा ये मूव करता है, रोटेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ऑफ विसरल मास कहा जाता है इसको। टॉर्सन की वजह से क्या हुआ बताओ? तो मैंने क्या कहा, टॉर्सन की वजह से क्या होता है? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ऑफ विसरल मास कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि टॉर्सन के पहले, टॉर्सन के समय और टॉर्सन के बाद क्या क्या हुआ। तीन चीजें हुई ना। अब एक तो बता दूं कि टॉर्सन में बेसिकली दो चीजें होती हैं, कि एक तो एक तरह का मसल है जिसको रिट्रैक्टर मसल कहा जाता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ प्रोसेस होता है, और फिर अनइवन ग्रोथ कहते हैं। दो पॉइंट है जिसमें टॉर्सन कंप्लीट होता है, और वो पॉइंट देखो क्या होता है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्सन। वो समझो क्या क्या होता है, देखो यहाँ पर। अब मैं इसको साफ करूं, पहले ये डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने। ये डायग्राम समझ में आ गया ना? डायग्राम समझ में आ गया आपको? यस सर। देखो ये मेंटल कैविटी यहाँ है, मेंटल कैविटी आगे आ गया है, फ्रंट पे आ गया है। पहले ये बैकवर्ड था, पीछे की तरफ था, अब वो आगे की तरफ आ गया है। ठीक है ना? और जो पूरा का पूरा 180 डिग्री पे जो मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से आपका जो विसरल मास था मोलस्का का, उसका पोलैरिटी हो, रिवर्स पोलैरिटी हो गया उसका। जो पीछे की तरफ था उसका शिफ्टिंग हो गया आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं टॉर्सन के लिए, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले इसको मिटा देता हूं यहाँ पे। तो ऐसे लिखो आगे अब, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्सन। तो देखिए दो पॉइंट है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
एक मसल आता है, देखो रिट्रैक्टर मसल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिट्रैक्टर मसल ऑफ द लार्वा और जो सेकंड पॉइंट है देखो वो होता है डिफरेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ठीक है, 90 डिग्री इसकी वजह से हो रहा है और 90 इसकी वजह से हो रहा है। तो ये दो बेसिक इवेंट होता है जिसकी वजह से ये पूरा मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिट्रैक्टर मसल होता है, लो लार्वल फेज में अवेलेबल है ना। एक्चुअली रिट्रैक्टर मसल्स की बात करें तो देखो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का ये अटैचमेंट होता है। देखो ये जो मसल आप देख रहे हैं इसी को रिट्रैक्टर मसल भी कहा जाता है। ठीक है, तो रिट्रैक्टर मसल का कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा डिफरेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ द बॉडी, ये दो कारण है जिसकी वजह से पूरा मूवमेंट होता है। अब फिर आप देख सकते हैं कि टॉर्सन के पहले किसका क्या पोजीशन होता है वो भी मेंशन करना पड़ेगा आपको कि टॉर्सन के पहले बॉडी का क्या पोजीशन था, टॉर्सन के समय क्या हुआ और टॉर्सन के बाद का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं बताऊं आपको कि पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन, पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन बिफोर टॉर्सन, तो अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं, आप लिख भी लीजिएगा कि मेंटल कैविटी एट द पोस्टीरियर साइड, ये देखो मेंटल कैविटी एट द पोस्टीरियर साइड कहा जाता है, आपके डायग्राम के सामने है। तो ए में लिख लीजिए आप कैविटी इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो गिल्स होता है इसको टिनिडिया भी कहते हैं, टिनिडिया भी कहते हैं, टिनिडिया। एंड एक और स्ट्रक्चर देखो नेफ्रोस्टोम कहा जाता है, नेफ्रोस्टोम एक्सक्रीटरी पार्ट से रिलेटेड देखो नेफ्रोस्टोम। टिनिडिया एंड नेफ्रोस्टोम आर लोकेटेड पोस्टीरियरली, आर लोकेटेड पोस्टीरियरली। बी, फिर सी में देखिए एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट फॉर्म में होता है। देखो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट। ठीक है, और देखिए मैंने कहा था कि हार्ट का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो आप डी में लिख सकते हैं ऑरिकल इज लोकेटेड, वेंट्रिकल की बात करते हैं। ऑरिकल्स आर, एक से ज्यादा ऑरिकल होता है, लोकेटेड बिहाइंड द सिंगल वेंट्रिकल, लोकेटेड बिहाइंड द सिंगल वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद जो इसके नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इसमें भी मिलता है बायलैटरल सिमेट्री। ये टॉर्सन के पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको। जो इसके नर्व रिंग होते हैं, जो इसके नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, उसमें भी नजर आएगा आपको बायलैटरल। और ओवरऑल देखा जाएगा, और ये भी याद रखिएगा जो इसका ये जो सेल होता है, ये टॉर्सन के पहले इसको एक्सोगैस्ट्रिक कहते हैं, एक्सोगैस्ट्रिक सेल कहा जाता है। देखो
एक्सो गैस्ट्रिक सेल कहा जाता है। एक्चुअली ये जो एक्सो गैस्ट्रिक सेल का मतलब होता है, देखो एक्चुअली ये जो उसका कॉइल्ड सेल होता है उसका जो लोकेशन है उसके बेसिस पे कहते हैं। एक्सो गैस्ट्रिक सेल का जो मतलब है, देखो एक बता दो मैं आपको पहले। इसमें कहते हैं जो, और देखो ये जो सेल का एक्सो गैस्ट्रिक लिख रहे हो आप, ये पहले हो चुका होता है, ये कॉइलिंग की वजह से होता है। टॉर्सन तो बाद में हो रहा है, बट उसके पहले ही सेल का ये मूवमेंट हो चुका होता है। तो एक्सोगैस्ट्रिक सेल का जो आप जो मतलब समझ रहे हैं, ये कॉइलिंग के वजह से होता है ये। और एक्सोगैस्ट्रिक सेल है क्या, इसमें कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग इज एंटीरियर ओवर द हेड। मतलब कि इसमें जो आप देखोगे, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, देखो मोलस्का का, देखिए तो जो देखो ये कॉइल सेल है इसका, ठीक है ना। तो एक्सोगैस्ट्रिक सेल कहने का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग इज इंटीरियर ओवर द हेड। इसका हेड अगर यहाँ है देखो, तो ये इसका कॉइलिंग का देखो रोटेशन वाला पार्ट होता है यहाँ पर। तो एक्सोगैस्ट्रिक सेल कहने का मतलब यहाँ क्या लिखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग इज एंटीरियर ओवर द हेड कहा जाता है। देखिए, तो ये आप देखिए, ये जो सारा चीज लिखा आपने, ये पूरा का पूरा प्रोसेस टॉर्सन के पहले का ये प्रोसेस है। और अभी जो वेलिगर लार्वा है, देखो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये मैंने कहा ये कहाँ अवेलेबल है बताओ। वेलिगर लार्वा का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको। और ये लार्वा अभी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब टॉर्सन तो नहीं हुआ ना, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल ही होगा। तो कॉइलिंग तो टॉर्सन के पहले कंप्लीट हो जाता है। और कॉइलिंग की वजह से मैंने कहा जो सेल का मूवमेंट है, वो पहले वो एक्सोगैस्ट्रिक था, उसके बाद ये पीछे की तरफ आ जाता है, देखो बैलेंस के लिए, उसको एंडोगैस्ट्रिक सेल कहते हैं। तो कॉइलिंग सिंपली कहा जाता है, देखो कॉइलिंग में तो केवल आप याद रखिएगा, कॉइलिंग इज द ट्विस्टिंग ऑफ द सेल। जो सेल का ट्विस्टिंग होता है उसे कॉइलिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से एक्सोगैस्ट्रिक सेल एंडोगैस्ट्रिक पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कॉइलिंग का प्रोसेस टॉर्सन के पहले कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो सारा इवेंट आपने लिखा है, ये टॉर्सन के पहले का इवेंट है। टॉर्सन में हुआ क्या वो समझिए पहले आप इसको, कि टॉर्सन में क्या हुआ और टॉर्सन के बाद अब रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग टॉर्सन। तो ये था टॉर्सन के पहले बॉडी के ऑर्गन का पोजीशन क्या है। समझ में आ गया आपको? ये पहले लिख लिया आप लोगों ने इसको? यस सर, लिख ली। यस सर, लिख लिया। यस सर। अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ टॉर्सन। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा इसमें। फर्स्ट मैंने कहा दो प्रोसेस है इसमें। इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ मोनोप्लेकोफोरा, आप जानते हैं मोनोप्लेकोफोरा एक ऐसा क्लास है, प्रिमिटिव क्लास है ये मोलस्का का, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें न्यूक्लिना वगैरह आता है। ओनली सेगमेंटेड न्यूक्लिना का नाम सुना होगा आपने। तो मोनोप्लेकोफोरन से एक क्लास है एक्चुअली ये,
उसी गैस्ट्रोपोड्स का स्ट्रक्चर या गैस्ट्रोपोड उससे क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है। तो देखो ये अर्ली मोनोप्लेकोफोरल एंसेस्टर का ये लार्वा का देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझ में आ रहा है? हाँ सर बोले डायग्राम भी नहीं दिख रहा है और आप जो लिखे वो भी पूरा नहीं दिख रहा है। डायग्राम नहीं क्लियर, सब कुछ तो दिख रहा है। बेटा आप लोग अपना थोड़ा सा सेटिंग ठीक करो, सर मुझे दिख लगता तो है रहा कि है। हाँ थोड़ा सा सीखो कैसे देखते हैं एक्चुअली। आप पहले अपने भैया से, अपने थोड़ा किसी से जानकारी लो कि पूरा कैसे स्क्रीन आएगा। एक बार समझ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी आगे, क्योंकि पूरी क्लास आपकी ऑनलाइन चलनी है अभी। ओके सर। ठीक है, जूम को कम कर लें। देखो तो जूम को मैं कम करूंगा तो एक रुक जाओ एक मिनट में कोशिश करता हूँ। सर ठीक है। रुको, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है, तो लेट मी सिंप्लीफाई। अब ठीक हुआ? यस सर। यस सर। चलिए मैंने जूम को कम कर दिया। एक्चुअली मुझे लगता है कि गूगल से ज्यादा मैं कंफर्टेबल रहता हूँ जूम वाले पे, उसमें ज्यादा क्लैरिटी भी होता है। पता नहीं गूगल मीट में उतना ज्यादा ऑप्शन नहीं होता। ब्लर भी दिख रहा है। हाँ गूगल मीट में ब्लड तो देखो आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ब्लड नहीं दिखना चाहिए, सबको नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। क्लैरिटी है ना सबको कि थोड़ा दिक्कत है? लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको ना? तो सब Yes, क्लियर sir. है। चलो, नेटवर्क इशू की वजह से होता है। बिल्कुल होगा। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा सबके लिए नया चीज है, धीरे धीरे सब लर्न कर लेंगे इसको। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको पहला पार्ट बता दिया कि रिट्रैक्टर मसल्स का ये मैंने पोजीशन बताया हुआ आपको, और क्या लिखा हुआ देखो कि इस मसल का एक पार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द सेल से जुड़ा हुआ होता है। ये इसका अटैचमेंट सेल की तरफ से होता है, कवरिंग से होता है, समझ में आ गया? और दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, अदर एंड अटैच टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फुट एंड हेड। दूसरा साइड जो होता है इसका फुट और हेड से जुड़ा हुआ होता है उस रिट्रैक्टर मसल्स का। देखो एक इधर की तरफ है और दूसरा इधर की तरफ जुड़ा हुआ होता है, हेड की तरफ भी होता है देखो। और जब इसमें क्या हुआ देखो, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। इस मसल में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ देखो, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन ऑफ द विसरल मास एंड मेंटल। तो 90 डिग्री तो पूरा हो गया। अब इसके बाद का जो पार्ट है देखो, रिमेनिंग 90 डिग्री की बात करेंगे अब। मेरे ख्याल से अब आपका टाइम यहाँ पे ओवर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको कल वाले क्लास में इसका रिमेनिंग पार्ट आपको डिस्कस करूंगा। सर ओके। ठीक है, कल इसी टाइम पे जो बचा हुआ पार्ट है इसका कल कवर करेंगे इसको। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक मिनट वेट होइएगा। यस हो गया। चलिए सर तो क्लास हम लोग की 1 o'clock थी ना? कल का टाइम आपको मिल जाएगा, लिंक आपके और पेपर 2 है ना? हाँ पेपर 2 है। वो कितने बजे से? 12। ओके। हेलो गुड आफ्टरनून सर। फाइन आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। हेलो Yes, sir. You are audible. सचिदानंद तिवारी। Am I? यस सर। यस सर। यस सर। Okay. Good afternoon. यस सर। Yes, sir. Please, sir. Should I start class? Yes, sir. This is Yes, sir. Krishan Tiwari, HOD Zoology, Samastipur College, Samastipur. The topic allotted me is, you already know, perhaps the topic assigned to me, origin of amphibia. Yes. Origin of amphibia, origin and evolution. That will be the another thing. Here, origin of amphibia has been given to the honors students only. Origin and evolution. Let us start the topic with origin of amphibia. What is amphibia? What is amphibia? Oh, you don't know. Amphibia
is a class, not an animal. Please listen to me seriously. Amphibia, Sir, please continue. amphibia. Is there any problem? No, Dear sir, no, students, sir, no. please listen to me seriously. As India and Indian, India is a country in geography. India and people, inhabitants are known as Indians. That like similarly, amphibia is not an individual, not an organism. Amphibia is a class. For example, if I ask any one of you, let me know your class, you will tell I am a student of BSc class, degree 1. So that is your class in zoology. But the class in evolution, in anatomy, is amphibia. All amphibian creatures come in the class amphibia. So first, origin of amphibia is the topic. Origin I will discuss, going to discuss in detail. First, we should concentrate on the term amphibia. So amphibia, phylum Chordata, you already know. Phylum Chordata, subphylum Vertebrata, and then comes the class amphibia. So amphibia, frog is what? Frog is not amphibia. Frog is an amphibian animal. जैसे आप इंडियन कहते हैं वैसे समझ रहे हैं? फॉलो? Yes. हेलो? Yes, sir. ये ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया के बारे में आप लोगों को बताया। लीजिए ये जो अभी करंट जो मौसम है ये एम्फीबियंस के ओरिजिन से बड़ा मिलता जुलता है। आपको ताज्जुब होगा कि वाटर से लैंड पर आने में बहुत सारे चेंजेस हुए। हम बारी बारी से पॉइंट वाइज आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन दो चेंजेस दैट मेड दैट फोर्स्ड फिशेस टू बिकम एम्फीबिया। फिश से एम्फीबिया कैसे हो गया देख लीजिएगा। जैसे पढ़ते हैं ना बोटनी में कि ये फ्लावर्स आर मॉडिफाइड हो गए, ये लिप्स फ्लावर हो गए, बोटनी में पढ़ते हैं आप लोग। यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि फिशेज जो है एम्फीबिया हो गया। जैसे सरगम में 7 पटली होती है ना, सारेगम में पता नहीं सा, उसी तरह हमने एक टर्म बनाया RAM, PARAM, P फॉर पाइसेज, A फॉर एम्फीबिया, PA, और उसके बाद Sir, R can फॉर you repeat question? Sir, please repeat. रिपीट करें? Yes, sir. Just like Sargam. Yeah, this is very boring topic. Origin teacher said, should I teach this bogus in this topic? He will remember. He will cram. Cram means ratana. But never be a crammer of zoology. Very interesting topic. You will enjoy. Let us focus on this. PARAM, created a scale. This is my technique, not given by any scientist. My member vertebrates. P for pisces, P for pisces, A for amphibia, R for reptilia, A for avies, M for mammalia. This is the scale. You will create, remember this scale, and now you will very easily understand origin of amphibia. Now, how origin of, do you follow this scale? Students, keep in memory, you will keep in memory PARAM. These are vertebrates on this biosphere. Biosphere means where there is but life, that is biosphere. The earthsphere in life sense. Follow? So these are the scales. Whenever I will say in vertebrates, animals with backbone, vertebrates, you will remember pisces, amphibia, reptilia, avies and mammalia. So we are not concerned with avies and mammalia in this chapter. We are concerned with PA. Why not R? R not R reptilia further. So pisces and amphibia, they are very close to each other. Pisces and amphibia.
all characters of reptile, birds, mammals are similar. Pisces are similar to amphibia in many characters. For example, I am giving the kidney of amphibians are similar to reptiles, bird, mammals. Not the kidney of reptiles, birds, and mammals are similar. Reptile, birds, mammals. So any character, advanced character, when asked, he will reply, reptile, birds, mammal are senior. In this chapter, we are not at all concerned with those three, right? Reptile, bird, mammal, we will not discuss. इसमें नहीं चर्चा करनी है, हमको सीधे बता देना है कि कहाँ से कौन आया. तो ओरिजिन हुआ मछली, पूछ गए ना, एम्फीबिया के जस्ट पहले कौन है बता दीजिए जल्दी. पाइसेज है. हाँ, एम्फीबिया के जस्ट पहले और पाइसेज है. तो अब देखिए, ये बोरिंग टॉपिक नहीं है. देखिए मौसम जो भी आ गया है, ये फ्रॉग को आप पढ़ने जा रहे हैं. और फ्रॉग का जो वो क्रॉकिंग साउंड होता है, क्रॉकिंग, वो क्यों है? वो एवोल्यूशन है. उनको धरती पर सरवाइव करने के लिए, ब्रीडिंग बिहेवियर के लिए फीमेल को कॉल करता है मेल, है ना. तो ये ब्रीडिंग बिहेवियर एक डेवलप किया उसके अंदर, ये उसी में पाया जाता है. शेर क्रॉकिंग नहीं करता है. टाइगर क्रॉकिंग साउंड जो बरसात में ये सुनते हैं आप, ये फ्रॉग ही करता है. आगे बताएंगे हम कि वो भी ऐसे तरह का एडेप्टेशन है धरती पर सरवाइव करने के लिए, बात भी बताने जा रहे हैं. तो फर्स्ट हम कहाँ से चलें? इवलास सर, लेट us teach what is the origin, the source of origin. एम्फीबिया के PARM आपने एक पटरी आया. डीप फिशेज, ऑल 5 फिशेज को कहाँ रखा गया है? ग्रुप बना के फिशेज ग्रुप बनाया गया है. उसमें बोर्ड हो जाएगा अगर हम, बस एक लाइन आपको अभी तक बताया मैंने कि एम्फीबियंस originated from Pisces. Am I clear to you all? Amphibians, am I clear to you all? Sir. Somebody, if anybody asks you, the amphibians originated from which type of animals? Reptiles? No sir. Birds? No sir. देखिए आपकी पटरी में वो लास्ट में है RM, तो P के जस्ट बगल में A है. एक पटरी हम आपको स्केल बना दिए, ट्रिक बता दिए. ये नहीं बताइएगा वाइवा में, तो तिवारी सर की शिकायत होगी. कोई पूछे ओरिजिन कैसे हुआ, तो सरगम की पटरी की तरह आप परम नहीं बोल दीजिएगा प्लीज. आपको बड़ी सुविधा हो गई कि आपको याद हो गया कि पी से क्या आया, एम्फीबिया. उधर कौन चले गए? रेप्टाइल, बर्ड, मैमल आए. उनका ओरिजिन हमको टाइम हम अपना बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि पीरियड शॉर्ट है. तो ओरिजिन देखिए कौन से फिशेज से आया, ध्यान से देखिए जरा. पानी से आया होगा, पहले लाइफ समुद्र में आया, ये भी आपको पता है. लाइफ केम इन ओशन फर्स्ट. अब ओशन टू यहाँ लाना है, तो फिशेज में सारे फिशेज से नहीं आए. एक फिशेज है कार्टिलेजिनस, नाम सुने? यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ स्कोलियोडन डॉगफिश, इलेक्ट्रिक रे फिश, इलेक्ट्रिक रे, सी हॉर्स. दीज आर फिशेज. तो कार्टिलेजिनस फिशेज, बोन्स आर कार्टिलेजिनस. बोनी फिशेज, स्केलेटन इज बोनी. उन दोनों से ये नहीं आया जो आपको पढ़ना है. ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया अकर्ड फ्रॉम, अभी आपको शंका हो गई ना कि सर आप तो अभी पढ़ाए हैं कि पाइसेज से एम्फीबिया आया. एकदम सही है आया, लेकिन पाइसेज बहुत तरह के हैं. उस पर बोले तो हमारा पीरियड चला जाएगा यूं ही, आप पढ़ना भी नहीं, आपको टाइम किलिंग होगा वो. तो पाइसेज में किस पाइसेज से आया वो बता दीजिए सर. तो एक वर्ड जाके आप याद कर लेंगे घर पर. मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड नहीं होइएगा. वो बोल रहे हैं हम सार्कोप्टेरिजियन फिश से आया है. माने वो एक बोनी फिश में ही एक फिश है. लंग फिश आप नाम सुने हैं? लंग फिश है. ये फिश विथ लंग, बड़ा खाने में खराब लग रहा है. मछलियां गिल से सांस लेती हैं, आप सब जानते हैं. लेकिन जिस फिश को एम्फीबिया बनाना था नेचर में, करोड़ों साल पहले घटना घटी है. इस साल नहीं हुई है, 10 साल पहले नहीं, करोड़ों साल हुई है. सोच लीजिए 370 मिलियन ईयर से गो. 1 मिलियन 10 लाख का होता है. हम कितना वर्ष बोल रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा. इस समय 370 मिलियन ईयर से गो, इतने वर्ष, करोड़ों साल पहले ये हुआ. व्हाट हैपेंड दैट
स्पेशल फिश विथ लंग, जिसको डिप्नोई कहते हैं। डिप्नोई, DI माने डबल और नोआ माने रेस्पिरेशन, डबल रेस्पिरेशन, डिप्नोई। स्टूडेंट प्लीज डोंट माइंड, ब्रदर इन लॉ को क्या कहते हैं आप लोग दरभंगा मधुबनी सब में, जल्दी बताइए हिंदी में। ब्रदर इन लॉ बहनोई कहते हैं, बहनोई, हंस लीजिए। तो इसका मछली का नाम डिप्नोई है ना, मिलता जुलता शब्द बड़ा लगता है। DI माने डबल और नोआ माने रेस्पिरेशन, डबल रेस्पिरेशन। व्हाट डज इट मीन? ये विचित्र फिश है, फिश विथ लंग, कहने में अजीब लग रहा है, आप सब चौंक गए होइएगा, सब सरप्राइज होइएगा कि सर आप बोल कह रहे हैं तिवारी सर कि मछलियां तो गल्फर से सांस लेती हैं, दे ब्रेथ बाय गिल्स, आप कह रहे हैं लंग्स। हाँ, जो फिशेज एम्फीबिया को ओरिजिनेट जिनका हुआ, जिन फिशेज से, द फिशेज फ्रॉम विच एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड, दे हैड गिल्स एंड लंग्स बोथ, इसलिए उनका नाम है डिप्नोई लंग फिशेज। एम आई क्लियर? राइट सर? यस सर। हाँ, कौन फिश से पता है? कौन फिश से? वो लंग फिशेज से आई, लंग फिशेज से। तो ओरिजिन में जो हमको बोलना था, तो सबसे पहले कौन फिशेज से आई? अब देखिए एक प्रॉब्लम है, ये टॉपिक बड़ा बोरिंग लगेगा, घर जाइएगा तो फिर उब जाइएगा। अभी बताया कि एम्फीबिया में फ्रॉग ही क्यों बोलते हैं लोग। 8000 स्पीसीज धरती पर एम्फीबियंस के हैं, 8000, उसमें 90% फ्रॉग है। आश्चर्य की बात देखिए, 8000 इसके स्पेसीज हैं, अंग्रेजी के साथ टाइप कहेंगे जो हम नहीं बोल सकते। हमरे आपको टाइप लिखेगा 0 नंबर आएगा एग्जाम में, आपको लिखना होगा कि 8000 स्पेसीज हैं। स्पेसीज पढ़ते हैं ना, जीनस के बाद स्पेसीज हैं, उसमें राना टिग्रीना फ्रॉग को कहते हैं। ये क्या है? ये 90% अकेले यही है। तो फ्रॉग करके एम्फीबिया को बोलते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्लियर हो गया कि amphibians originated from fishes. Which type of fishes? So those fishes with lungs and lobed, their fins converted into bony lobe. Please be serious. Fishes have fins पतवार की तरह for swimming in water. यहाँ देखिए वो lobed हो गया, lobed हैवी हो गया, बीच में बोन लग गया, वो फिन अब नहीं रहा। limbs developed in lobes, bone developed, तो बोलना होगा bony lobed lung fishes। कैसे फिशेस थे? उसमें एक नाम सीलाकैंथ आपको मिलेगा, सीलाकैंथ। डिप्नोई बोल दीजिएगा। डिप्नोई में भी बोर्ड नहीं करेंगे, वो 3 तरह का टाइप होता है, विकार डिस्टर्ब हो जाएगा, नियोसिस, ये ज्ञान आपको नहीं बताना है, आपको हमको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्शन देना है कि एम्फीबियन फिशेज से आए, ओरिजिन उनका फिशेज से हुआ। किस फिश से हुआ? तो वो फिश है, कौन फिश है? तो उनका नाम है सार्कोटेरिजियन फिशेज है, जिसमें क्या है? तो फिन्स भी है, बोनी फिन्स, बहुत बड़ी बात है। ऐसा फिन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे आपको। जनरल फिन जो लिख दीजिएगा फिश पर, वो नहीं है। अब वो फिन में बोन बन गया, वही चल के आगे फोर्थ लिम्ब और बिहाइंड बने बाद में। तो बिफोर जो हो उसी को फोर लिम्ब कहते हैं, अब बिहाइंड जो हो उसको हाइंड लिम्ब। तो दोनों में से बी और बी हटा दीजिए तो क्या हो गया? फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। इन्हीं से जो है, अरे बिफोर जो पहले आया दैट इज बिफोर लिम्ब नहीं कहा गया, अब फोर लिम्ब हो गया। जो बाद में पीछे है तो बिहाइंड लिम्ब। अगर आपसे पूछे कि आपका हाथ फोर लिम्ब की हाइंड लिम्ब, तो हाथ जल्दी में 90% स्टूडेंट हम देखते हैं एमएससी के क्लास में मेरे कह देते हैं कि हाथ आया किसमें? तो हाइंड लिम्ब, आवाज मिला के नहीं, ब्लंडर। सीधे आप बिफोर माने पहले, बिहाइंड माने पीछे। तो जो पहले आया अर्थ पर वही फोर लिम्ब बन गया, अब बाद में जो आया हाइंड लिम्ब। अब बताइए मेढक का जो फोर लिम्ब है वो किससे बना? तो फिन जो मछलियां जो कहते हैं आप पतवार की तरह जो यूज करती है फिन, वो आगे एक जोड़ा फिन पीछे एक जोड़ा, तो आगे वाला फोर लिम्ब बन गया। आगे चल के मैंने 2, 4, 10 महीना नहीं करोड़ों वर्ष लगे और आगे चल के वो
क्या बन गया, फोरलिम बन गया और हाइंडलिम बन गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि फोरलिम हाइंडलिम तो बन गया, 3 पीरियड्स की चर्चा आएगी इस क्वेश्चन में। अब वो पीरियड आप नहीं समझते हैं, कष्ट होता है आपको कि किस पीरियड में आया। तो एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड इन डिवोनियन पीरियड लिखा रहता है बुक्स में, तो वो नहीं समझते हैं आप। तो ये हम 2 मिनट में आपको समझा दे रहे हैं। वो टाइम स्केल है, जो टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर पढ़ाने लगे। एक टाइम स्केल होता है हम लोग साइंस में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। जैसे ये महीना सब बीता है, कोई 30 का था, कोई 31 का था, उसी तरह ये 30-31 का नहीं था, ये उतना करोड़ वर्ष का था। अभी तो बताया कि एम्फीबियन कितना 670 मिलियन ईयर से हुआ है। वो 30 दिन 40 दिन 100 दिन का महीना नहीं है। तो ये करोड़ों वर्ष पहले 3 पीरियड का नाम आया है, घर पर याद कर लीजिए। बस 3 पीरियड है, वही परेशान हो जाते हैं आप, नहीं समझ में आता है क्वेश्चन। जब लिखता है बुक्स में लिखा हुआ होगा कि फिशेज ओरिजिनेटेड, एम्फीबियंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशेज ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड। ड्यूरिंग विच पीरियड, ये एक पीरियड का नाम आ गया। देखिए DEVONIAAN, डिवोनियन पीरियड, ये एक बुक में आएगा। और 2 और पीरियड का नाम आएगा जिसमें वो पूरा फ्लोरिस बढ़ा, धरती पर आ गया, फ्रॉग बन गया, उसके बाद डेवलप किया, ग्रो किया, फ्लोरिश किया, है ना। तो एम्फीबियंस ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड। तो ओरिजिन किसमें हुआ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं कभी। ओरिजिन किस पीरियड में उनका हुआ, क्या जनवरी फरवरी दिसंबर इसे बोलते हैं ना, उसी तरह महीना का 3 नाम है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश कैलेंडर नहीं है। ये किसका है बताइए जल्दी, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो रेडियो एक्टिविटी के आधार पर सेट किया गया है। कोई एनिमल की हड्डी मिली और बता देता है कि ये बोन करोड़ों साल वर्ष पुराना है, इतना लाख वर्ष पुराना है, इतना करोड़ वर्ष पुराना है। तो हमारे एम्फीबियंस का जो ओरिजिन हुआ, सॉरी, तो वो 3 ही स्केल याद रखना है। डिवोनियन में आया, ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डिवोनियन एंड फ्लोरिस्ड, फला फूला कहाँ तक, ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। आया कहाँ से, डिवोनियन में, और कार्बोनिफेरस और पर्मियन में वो। अब बताइए हमको कि कितने तरह के एम्फीबियन अब जिंदा हैं अभी धरती पर। वो तो करोड़ों साल की बात हो गई। 3 तरह का है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 3 तरह का है। 3 तरह के एम्फीबियन, 3 तरह के वो हैं, क्या बोलते हैं, तो वो पीरियड का नाम आपको 3 याद करना पड़ा। अजीब संयोग है कि एम्फीबियंस भी 3 ही तरह के हैं। 3 टाइप्स ऑफ एम्फीबियन जो जिंदा हैं, ऑर्डर में उनको रखा गया। ऑर्डर याद रखिएगा, कौन कौन ऑर्डर है, कोई बताएंगे? एनी वन ऑफ यू ना, मैं बता रहा हूँ, लिसन टू मी। बस ये 3 ऑर्डर ये याद कर लेने। आज कौन ऑर्डर है, ओरिजिन तो हो गया। पूछिए सर, एवोल्यूशन बुक्स में लिखा हुआ होगा, वो आपको नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अब कौन किससे आया कहाँ गया, वो आपका क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं समझते हैं तो उत्तर जो है उनका प्रॉपर नहीं हो पाता है। वो ओरिजिन एवोल्यूशन लिख देते हैं जो एमएस में पढ़ाई होती है। मैंने आपको पढ़ना है किससे आया, क्यों आया, आया तो कैसे आया, इतने समझा देना है। आप उन लोगों को जो एवोल्यूशन पढ़ना है उनको बताना होगा कि वो जो 3 ग्रुप आया तो आगे कैसे 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 डेवलप किया, ये एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया। तो सही मैंने पूरा हुआ, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब है ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, ओरिजिन ऑफ। तो 3 पीरियड्स की चर्चा आई एकदम। ये टाइम स्केल 3 याद कर लेना है घर पर, मात्र 3 की जरूरत है। और हम बता दिए कि स्केल है, टाइम स्केल है, तो यही नहीं समझ में आता है। आप पूछते हैं टीचर से, सर बुक्स में लिखा है कि दे ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग पर्मियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड एंड फ्लोरिश अप टू पर्मियन। अब 3 लगातार याद कर लीजिए, डिवोनियन है, उसके बाद कार्बोनिफेरस है, उसके बाद पर्मियन।
आया कब एम्फीबिया? जानते हैं ये तीन ही नहीं है, वो तो होता है, देखिए जरा सा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस। ये नहीं पूरा याद करना है, बोर हो जाइएगा। तो ये इतना क्यों जानेंगे? तो तीन जो टाइम स्केल की हमको जरूरत है इस टॉपिक को समझने में, वो तीनों आपको याद रखना होगा। अब तो क्लियर हो गया, एम आई क्लियर? आया कब एम्फीबिया वो बताइए तो। आया डिवोनियन में 670 मिलियन ईयर एगो, 670 मिलियन ईयर एगो, 1 बिलियन 10 लाख वर्ष होता है। तो इतना वर्ष पहले वो आया, किस पीरियड में आया ये बताइए। तो वो आया, जानते हैं किस पीरियड में? डिवोनियन में, DEVONIN, डिवोनियन में आया। और फ्लोरेस किया कहाँ तक वो ग्रो किया, इवॉल्व किया। देख लीजिए, इवॉल्व कहाँ, वो नहीं पढ़ना है ना, वो आपको लिखना है क्या चीज में इवॉल्व किया, क्या बना, कैसा हुआ, वो सब नहीं लिखना है आपको, खाली ओरिजिन पर रुक जाना है। लेकिन ये तो लिखना पड़ेगा कि आया कहाँ और कहाँ तक बढ़ गया। तो ये आया किस टाइम स्केल में? डिवोनियन में ओरिजिनेट किया और फ्लोरिश किया कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, राइट। तो तीन स्केल की बात करनी है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितना आसान ही क्वेश्चन है कि अगर तिवारी सर ना भी पढ़ाए तो आप अपने लिख दीजिएगा। थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान अगर वर्टिब्रेट का हो। सोचिए, पानी में मछलियों को सांस लेना पड़ता है गिल से, धरती पर लंग चाहिए। एक ऐसी मछली धरती पर पाई जाती है, अब पाई जाती है। ये एक्सपेरिमेंट नेचर ने किया। मंगल पर आप माने रॉकेट भेजे जा रहे हैं, मार्स पर, ये चांद पर कोई भेजा, सब ग्रह पर जा रहे हैं। धरती ने भी, नेचर ने भी प्रयोग किया। नेचर कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, हमारे बॉडी पर लगता है, उसी तरह नेचुरल फोर्स है जो दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन नेचर में ऑपरेट करता रहता है। बताइए मेढक साल भर में, ये रेनी सीजन में क्यों बोलता है? अपने पापा मम्मी घर में सबको बताइएगा, आखिर 12 महीने में ये बरसात के सीजन में वो क्यों बोलता है? इसलिए कि उनका ब्रीडिंग सीजन है, ये एवोल्यूशन है, जो आपको नहीं पढ़ना है, ऐसे ही बता दिए इंटरेस्ट के लिए। तो ये टर की जो आवाज अब सुनिएगा बरसात में, तो आपको अपना ये टॉपिक याद आएगा, ओरिजिन। लेकिन उसके आगे की बात ये आएगी इवोल्यूशन। उसमें इवोल्यूशन हो गया, रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सैक बन गया। और देख लीजिए, क्रॉकिंग कहते हैं उस आवाज को। तो वो क्रॉकिंग मतलब किसमें? CROKING, याद रहेगा। किंग मतलब राजा होता है, वो मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं। कोई दिक्कत? क्रॉकिंग साउंड जो आवाज निकलती है बरसात में, टर, ये देखिए एवोल्यूशन हुआ है। जो नहीं जा रहे हैं उधर हम नहीं जाएंगे, हम रुक रहे हैं यही कि 3 ग्रुप में एक ग्रुप का नाम ठीक से सुनिएगा, एपोडा है। 3 तरह के एम्फीबियंस हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्फीबियंस which originated. One group is apoda, neither four-limb nor hind-limb, peculiar। 3 ही जानना है, ऑर्डर पाए जाते हैं क्लास एम्फीबिया में। Am I audible? 3 ही ग्रुप। एक ग्रुप जो है वो ठीक से सुनिए, 3 कौन सा ग्रुप है? 3 ऑर्डर्स बोले जाते हैं। क्लास एम्फीबिया के 3 ऑर्डर आगे चल के हैं। एक ऑर्डर का नाम एनुरा है, एनुरा है। एक का नाम है ये यूरोडिला है, एक का एपोडा। लेकिन ये गलत बोला गया। अगर ऐसे आप कुछ बोल दीजिएगा, इसका एवोल्यूशन हुआ है, जो नहीं पढ़ना है, खाली एक लाइन जान लीजिए, एक लाइन। क्योंकि नोट में इनका नाम आएगा, लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, आंसर में ये बुक में नाम आएगा। एक है, पहला नाम है एपोडा। उसका मतलब देखिए तो, नाइदर फोर लिम्ब नॉर हाइंड लिम्ब। आप जो समझते हैं कि एम्फीबिया माने, जो एम्फी माने बोथ, अब बायस माने लाइफ, जो वाटर एंड लैंड दोनों में रहे, ये भ्रम हटा लीजिए आप। यू आर इन एलिजन, यू आर कंफ्यूज। ऑल एम्फीबियंस आर नॉट एम्फीबायस। यूनिक थिंग, आप जो समझते हैं कि एम्फी माने 2, बायस, बायस मीन्स लाइफ, ग्रीक वर्ड, कि जो 2 जगह अपना जीवन बिताए। फ्रॉग बिताता है, फ्रॉग जो है सो वाटर में भी जाता है, लैंड में, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल टेडपोल लार्वा वाटर में ही डेवलप करता है।
लेकिन all amphibians are not amphibious. Peculiar thing. All amphibians are not amphibious. अगर कोई पूछे कि are all amphibians, living amphibians are amphibious in nature, आप बोल्डली कहिए कि नो सर, all amphibians. तो बताइए तो कोई एम्फीबिया ऐसा भी है जो बरो बना के रहता है? देखिए कितने सरप्राइज आप हो जाएंगे. बरो बना के बरो में रहता है, उसका नाम देना पड़ेगा आपको एग्जाम में. उसका एपोडा नाम है, नाइदर फोर लिम्ब नॉर हाइंड लिम्ब. देखिएगा तो उसको केचुआ कहिएगा देख के, अर्थवर्म, इसलिए उसका नाम भी है ब्लाइंड वर्म. अजीब हाल है. एम्फीबिया में वर्म का नाम कोई नहीं सुना होगा, घबरा जाइएगा आप. आपको लगेगा कि गलती पोड़ो से क्या होता है? बट लेट मी नो. पोड़ो मींस पोडा मींस पैर, पोडा मींस अच्छा पैर. सर, पोड़ा था. राइट. योर गुड नेम प्लीज. दीप्ति. यस हेलो दीप्ति. यस सर, पोड़ा सुनाई नहीं दिया था सर, पोड़ो सुनाई दे रहा था इसीलिए. यस, वेरी गुड. यू आर वेरी सिंसियर. A means not, A means not, and poda means पैर, without foot, neither forelimb nor hind. ऐसा एम्फीबियन दिमाग में लाइए. केचुआ दिमाग में लाइए, अर्थवर्म. और वैसा एम्फीबियन होता है तो म्यूजियम में रखा रहता है. जहाँ म्यूजियम में जाइएगा जूलॉजिकल या डिपार्टमेंट्स में किसी कॉलेज के जाइएगा तो उसको लेके रखे रहते हैं. सी दिस एम्फीबियन. तो जो ओरिजिन नहीं पढ़े रहता है वो पूछता ही नहीं कि व्हाट इज दैट. मैंने ऐसा ही रट लेना दूसरी चीज होती है. आप लोग को मैंने बड़ा अच्छा लगेगा जब देखिएगा कभी लेबोरेटरी में जाइएगा. ये कौन सा बोलिए तो, ब्लाइंड वर्म, नाइदर राउंड वर्म नॉर फ्लैट वर्म. वो कौन सा है? ब्लाइंड वर्म उसका नाम है. क्या नाम है? ब्लाइंड वर्म. हाँ, तो कोटा आपने पूछा था अभी, तो पहला ऑर्डर हुआ लिविंग ऑर्डर, उसका नाम एपोडा है. ये 3 ऑर्डर का नाम खाली एग्जाम में देके छोड़ दो. अब आप जो लिखेंगे एग्जाम में या वाइवा में जवाब देंगे. मैंने आप ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया में आपको क्या जानना है कि एम्फीबिया जब आ गया फिश से, तो फिश का नाम हम बता दिए हैं, सार्कोटेरिजियन फिश, बोनी फिश से आ गया अर्थ पर. उससे फिर क्या आगे निकला उसका विकास आगे नहीं बताना है. एपोडा का फर्दर नहीं डिस्कस करना है, नहीं तो हाफ एन आवर लगेगा. उस तीनों को बताने में हाफ एन आवर अलग चाहिए. तो सीधे नाम दे देना, पढ़ना ही नहीं आपको. खाली कहता है ओरिजिन, एवोल्यूशन नहीं कहता है. तो फिर भी ओरिजिन में ये 3 नाम देना है. पहला एपोडा, नाइदर फोर लिम्ब नॉर हैंड लिम्ब. नाम बता दीजिए एक एनिमल का. ब्लाइंड वर्म, ब्लाइंड वर्म. दूसरा है यूरोटिला. यूरो मींस पूंछ, यूरो मींस पूंछ. टेल्ड एम्फीबियन, peculiar amphibians on this earth. Tailed amphibian, they live in water. Peculiar, they live in burrow. Apoda live in burrow. Neither amphibious. वाटर में कहाँ जा रहा है? लैंड में बरो बना के जमीन के अंदर है. और दूसरा है यूरोडिला, टेल पाया जाता है उसमें. सरप्राइजिंग. उसका एक एडल्ट हम दिखा दें, सलामांडर, तो आप कहिएगा कि दिस इज लिजार्ड सर, 100% लिजार्ड. तो वो लिजार्ड नहीं है, वो क्या है? सलामांडर है. आर्मी में कमांडर होता है. इधर देखिए एम्फीबिया का एक ग्रुप है, सलामांडर. क्या नाम है इसका? सलामांडर जो है सो कोई अधिकारी नहीं होता है, आर्मी का ऑफिसर होता है. एक टाइप है एम्फीबिया का जो टेल पाया जाता है. सलामांडर में टेल. छिपकली दिमाग में ले आई, बोलिएगा नहीं. तो गार्डन वगैरह में जो छिपकली देखते हैं बड़ी डेवलप, उस तरह का. लेकिन वो क्या है? एम्फीबिया कैरेक्टर है. पूछिए कैसे कैरेक्टर है? अभी ना राम बताए थे, RAM. रेप्टिलिया बर्ड मैमल का कैरेक्टर एक तरह का, उनका किडनी एक तरह, ब्रेन एक तरह, हार्ट में चेम्बर एक तरह, उधर अलग अलग. खाली फिशेस से कैरेक्टर किसका मिलता है? एम्फीबिया का. फिशेस से देखिए ब्रेन से नर्व निकलते हैं 10 पेयर. तो फिशेज को भी 10 जोड़ा, एम्फीबियन को 10. लेकिन उधर रेप्टाइल बर्ड मैमल को 12 पेयर नर्व रहता है जो ब्रेन से निकलता है. तो वो तीनों रियल वर्टिब्रेट कौन है? रेप्टाइल बर्ड मैमल. अब यहाँ एक पॉइंट बहस कर ले. तो 3 ग्रुप नाम देके छोड़ देना है. एम्फीबियन आया, और आया कौन से? कई बार हम बोल चुके. वो ऐसे फिशेज से आया जो लंग फिशेज थे, जिनके वो फिन में बोनी लोब था, बोनी लोब था, और लंग से लोब्ड फिशेज एंड लंग फिशेज. उसी से ओरिजिन
किसका हुआ, किसका हुआ है, तीनों का नाम दे दीजिएगा। और इधर एकदम इधर 2005 में 21st सेंचुरी में इस पर काम हुआ है। तो बताया गया कि ये तीनों जो इनके ग्रुप जो अभी हैं लिविंग बिना लिम्ब वाले, एपोडा, उसके बाद यूरोडिला टेल्ड एम्फीबियन, और उसके बाद फ्रॉग जिसमें आता है उसको एनुरा कहते हैं, याद रहेगा, एपोडा, यूरोडिला और एनुरा। ये तीनों जो है डीएनए के आधार पर इधर 2005 में रिसर्च हुआ है, ये ज्यादा क्लोज है तीनों एक दूसरे से। और किसके करीब है, मैंने ये जो इसके 3 ऑर्डर में 2 ऑर्डर जो है ना, आपस में मिले हुए हैं, राइट। दिस इज द ओरिजिन ऑफ, दिस इज द ओरिजिन ऑफ। सर लास्ट ऑर्डर का नाम क्या बताया आपने? लास्ट ऑर्डर, वेरी गुड। एपोडा, यूरोपोडा। हाँ, एपोडा, दूसरे का नाम यूरोडिला और तीसरे का नाम है एनुरा। फ्रॉग का ऑर्डर का नाम जान लीजिए, ANURA, एनुरा। Toads. Is there any problem? एनोरा। नो सर। नो सर। This class is up to 1 o'clock. Yes, sir. Okay. Now I Sir. further. Sir, Anura is also known as Salintia. नहीं, Salentia, Silencia। तो वही हम दूसरे नाम नहीं बोले हैं, आपको बोर होते लीजिए तो और 2 नाम लिखिए। आपको बड़ा क्यूरियस है, अच्छा लगा मुझे जान के। तो लिखिए अब एपोडा का 2 नाम और लिखिए, अदर स्टूडेंट बोर नहीं हुई, लिखिए। बहुत आप लोग क्यूरियस हैं, खुशी हुई मुझे। लिखिए, छोड़ दिए थे हम, जरूरत नहीं थी आपको, MSc में पढ़ना है। एपोडा का दूसरा नाम हुआ, लिखिए तो सिसिलिया। घर में बोलता है ना कि बोतल लिया बच्चा, सिसिलिया उठा लिया, अरे बच्चा जो दूध पीता है बोतल वाला, तो इसका नाम है सिसिलिया। जिंदगी में भूलिएगा नहीं, क्या लिया, बोतल की सीसी। बाहर नहीं बोलेंगे कभी, बाहर ये ऑफिस में ऐसी बात नहीं की है किसी से आप। तो हम बोल रहे हैं स्पेलिंग अब, CAE, राइट, CAECILI, सिसिलियन हो गया, CAECILI, सिसिली, AAN, ये सिसिलियन कहते हैं। तो नहीं बोले क्यों जानते हैं कि एक फिश है, लंग फिश, जिससे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिलाकैंथ नाम लिख लीजिए, और आपको बोर्ड नहीं किए हैं, बहुत टाइप के सब नाम नहीं बोले हैं कि ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया समझ ही नहीं पाते आप। एक नाम लिखे तो ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, MSc के विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, दोनों कंफ्यूज कर जाते हैं। इससे मिलता जुलता एक फिश है, इससे ये तो एम्फीबिया हुआ, सिसिलियन एनिमल हो गया, सिसिलिया ऑर्डर का नाम। तो बोलिए एपोडा का दूसरा क्या नाम लिखे, ऑर्डर का नाम सिसिलिया। तीसरा नाम लिख लीजिए, जिम हम जाते हैं आप अक्सर, आप में से बहुत लोग जिम जाते हैं, तो उसका नाम है जिम्नोफियोना। जिम्नो, अपना माइक ऑफ कर। अच्छा माइक ऑफ कर दें, ऑफ है, Am I clearly visible, audible to you? Sir, gymnophobia का example है Sicilians. Am I audible to you all? Yes sir. Yes Oh, sir. thank you very much. सर यू आर। Yes sir. Thank you. हाँ, जिम, हाँ, 3 ऑर्डर, बस कुछ नहीं याद रहे तो पीरियड 3 नाम दिया, तीनों का नाम याद कर लेना है। 3 पीरियड में, 1 में आया, 2 में बढ़ा। अब और ये ऑर्डर 3 बता देना है। ये जो आया धरती पर ये एम्फीबियन, तो ये एम्फीबायस है, फ्रॉग को वाटर में जाना है, क्योंकि इसका टैडपोल लार्वा अपना लाइफ साइकिल कहाँ पूरा करता है। आपको आश्चर्य होगा जान के, हम बता रहे हैं, स्पेलिंग बता रहे हैं कि फ्रॉग्स एम्फीबियन, साइंटिस्ट कहते हैं, देखिए कितना अच्छा, कि एम्फीबियंस गॉट लिम्स नॉट टू लिव ऑन लैंड बट टू गो बैक इन वाटर। एम्फीबियंस में लिम्ब इसलिए नहीं आया कि वो धरती पर रहे, बल्कि उनको बार बार पानी में जाना पड़ता है। बताइए क्यों? अल्ट्रा वायलेट रेड को सहने के लिए, उससे बचाने के लिए अपने शरीर को, क्योंकि पानी में जब हम वो फिशे थे तो यूवी लाइट से पानी रक्षा करता था, तो इनको डायरेक्ट कभी अल्ट्रा वायलेट लाइट सहने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या हुआ बताने जा रहे हैं, बहुत आश्चर्य में पड़ जाइएगा।
तो अल्ट्रावायलेट लाइट मछलियां सह लेती हैं, पानी के थ्रू वो लाइट जाता है बॉडी पर, यूवी रे का खतरा नहीं रहता। हमारे यहाँ आपको स्पेलिंग पर आ रहे हैं। तो एक मछली का नाम आप जरा नोट कर लीजिए जो लंग फिशेज का ग्रुप है, सीलाकैंथ, CAELA, CAELA, सीला, और CANTH, कैंथ। ये कंफ्यूजन होगा इसलिए वो ऑर्डर नहीं बोले थे, लेकिन आपकी जिज्ञासा आप लोगों की देख रहे हैं बहुत बढ़िया है, दूसरा ऑर्डर भी जानना चाह रहे हैं तो इसलिए बता ही दिया। तो एक लंग फिशेज में जोड़ लिए सीलाकैंथ, लिख लिया आप लोगों ने सीलाकैंथ। अब आइए यहाँ, अब इसका एपोडा का दूसरा नाम देखिए, सिसिलिया, CAECICILIAAI, मैंने सिसिलिया। एक चीज क्लियर टेक्निक सीख लीजिए, जब आप बोलिएगा तो वो एनिमल नहीं रहेगा, वो ग्रुप का नाम हो जाएगा। जब आज यदि बोलिएगा तब, जैसे एपोडा तो बोलिए एनिमल है कोई एपोडा? नहीं सर, ये तो फ्रॉग का ऑर्डर का नाम है। एनिमल बोलिए तो एपोडा का ब्लाइंड वन, एपोडन, सिसिलिया से सिसिलियन, एनुडा से एनुडन, एनुडा से, तो एनुडा के ग्रुप के जितने एनिमल हैं क्या कहलाएंगे? एनुडन्स। यूरोडिला का क्या कहलाएंगे? यूरोडिल्स। और इधर एपोडा के कहलाएंगे एनिमल एपोडन। क्लियर हो गया ना? तो अब लिखिए नाम, ये एपोडा दूसरा नाम हो गया सिसिलिया। देखिए कहाँ सीलाकैंथ, जानबूझ के नहीं बोले थे कि सिसिलिया का कंफ्यूजन आपको अब नहीं होना चाहिए। तो सीलाकैंथ जो है वो मछली में डाल दीजिए, वो लंग फिशेज की तरह जिनसे एम्फीबियन ओरिजिनेट किए, एक सीलाकैंथ की, सार्कोटेरिजियन। और इधर प्लीज, जी सर। हाँ नाउ एपोडा, वन ऑर्डर है 3 बस, यही तक रुकना है। इनके नाम का 1-2 लक्षण बता देते हैं। तो एपोडा लिम्बलेस है, बस हो गया, इतना लिख देना है। एपोडन्स आर, क्या आपको यही जानना है, लेकिन पीजी में जाइएगा तो एपोडन का कैरेक्टर बताइए, एमएससी में क्या क्या इनके कैरेक्टर हैं, क्यों ये इनमें क्या खूबी है, क्या है जो फ्रॉग में नहीं है। ये एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, गौर से सुनिएगा, बुक्स से जो पढ़ते हैं आप लोग और नेटवर्क के थ्रू जो स्टडी करते हैं बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि तिवारी सर छोड़ दिए बहुत सारा पढ़ाना। नहीं, पढ़ना नहीं है वो, प्लीज। जो टॉपिक अपना नहीं समझ रहा है वो समझेगा ही नहीं कि उसको एग्जाम में लिखना क्या है। टॉपिक बहुत छोटा बड़ा ढंग से दिया गया आप लोगों के लिए बहुत अच्छा से, कि ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया आप पढ़िए, कि कैसे एम्फीबिया फिशेज से आ गया धरती पर, बस। और उसके बाद लाइफ लीड कर रहा है फ्रॉम वाटर टू लैंड कर रहा है एम्फीबिया। आज बहुत अच्छी चीज जाने कि ऑल एम्फीबियंस आर नॉट एम्फीबायस इन नेचर, ऑल सम एम्फीबियंस लिव इन बरो में रहते हैं, लाइफ लॉन्ग बरो बना के रहते हैं। हद हो गई ना, बरोइंग। नाम बताइए तो उनका एपोडा, तो उनको लिम भी नहीं, हाँ बरो में रहने में 4 लिम हैंड लिम कैसे अंदर जाएगा बरो में? सांप को देखते हैं दोनों लिम नहीं है उसको, ना 4 लिम ना हैंड लिम, तो इसका 4 लिम भी नहीं, इसमें नाम पड़ गया इसका। देखिए अपने आप बना लीजिएगा, इतना इंटरेस्टिंग जियोलॉजी होता है। थोड़ा सा सीरियस रहिएगा, नेम अपने बना दीजिएगा, लेकिन समझदारी रहेगी तब। आप समझते रहिएगा कि कौन आया, तो सबसे पहले वो आया जिसको नाइदर 4 लिम नॉर हाइंड लिम। देख लीजिए मछली से आया है, लक्षण कैसे मिल रहे हैं न, 4 लिम है, पहला ग्रुप यही है, एपोडा है, एपोडा। इसका दूसरा नाम क्या लिखा है? सिसिलिया, सिसिलिया। तीसरा नाम क्या लिखा है? जिम्नो फियोना, PHIP, हाँ ओ ना, जिम्नो फियोना, राइट ओके। यस सर। हाँ, तब बस ओनली वन कैरेक्टर यू हैव टू रिमेम्बर, दे आर एपोडन्स। और एपोडन्स में कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है? एपोडन बोलने में आप कंफ्यूज नहीं ना कर रहे हैं सर? आप जब नो सर एपोडा, जब आ बोले ना कोई, आ एम्फीबिया, एपोडा, यूरोडिला, एनुरा, ये सर कोई एनिमल नहीं बोल रहे हैं, ये ग्रुप का नाम आप बोल रहे हैं। एनिमल बोलिए तो जरा, एम्फीबियन,
बोलिए एम्फीबियन, एपोडन, है ना, यूरोडिलन, एनुरन, एनुरन। ये जो अन लगा के जो बोल रहे हैं, इंडिया इंडियन सीधे याद मन में रखिए। आप इंडिया नहीं है, यू आर एन इंडियन। इंडिया कंट्री में रहते हैं आप इंडियन। उसी तरह फ्रॉग, एम्फीबिया क्लास। व्हाट इज एम्फीबिया? ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया पढ़ने जा रहे हैं और एम्फीबिया क्या है पता ही नहीं है तो क्या पढ़िएगा, आपको नहीं करें। तो एम्फीबिया एक क्लास है, वर्टिब्रेट का क्या है, ये क्लास है। अब 2 वर्ड जरा बता रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मन लगेगा। तो ये तीनों ऑर्डर का नाम लिख लिए जो देख के एग्जाम में छोड़ देना है बस। कि इससे 3 नए आए और जिनका 2005 में जब स्टडी हुआ तो बड़ी नई चीज। 3 ऑर्डर में पहला है एपोडा, दूसरा है जो टेल्ड एम्फीबिया, ऐसा एम्फीबिया जो वाटर में रहता है, वाटर में भी नहीं आता लैंड पर, और इसलिए उनको टेल है कि पानी में तैरने के लिए। TAILED, टेल्ड एम्फीबियन, टेल्ड। उनका नाम क्या है बताएंगे? यूरो माने पूंछ होती है, आप जानते हैं, यूरोडिला, यूरो, हाँ वेरी गुड, यूरोडिला। और उसमें एडवांस जो है, जो आपके कोई कलीग बताए, बड़ा अच्छा लगा, वो बोले हैं कि दूसरा नाम बताइए। सैलियंसिया ठीक नाम है, एनुडा का नाम ठीक है। एनुडा सबसे डेवलप्ड कौन है इसमें? यही एनुडा, जिसमें फ्रॉग आता है। टोड कहाँ पाया जाता है? टोड एनुडा में, एनुडा में। और देखिए टोड आपका एम्फीबायस नहीं, छोड़िए बाहर। आप लोग अपना देखिए, जो रोड पर कभी घूमते होइएगा तो एक अगली कलर का, डार्क कलर का एम्फीबिया टाइप आपको नजर आता है। वो फ्रॉग नहीं है, काला कलूटा, एक डार्क कलर्ड, वो टोड है। अभी नहीं कहा कि रोड पर टोड मिलता है, गलत बात हो जाएगी, शिकायत होगी। लेकिन सचमुच रोड किनारे जो टहलते हैं तो वो टोड ही रहता है, वो एम्फीबिया नहीं रहता है। और तालाब के किनारे जो टॉटर करता है वो फ्रॉग रहता है। मुझे सर कैसे पहचानेंगे दूर से? तो ये जो अगली है, बहुत बदसूरत, बदसूरत अगली है ना, अगली लुक जिसका है, थिक स्किन है, तो ये स्टूडेंट बताएंगे कि ऐसा क्यों नेचर ने उसको कर दिया। बताइए, तो एक को खूबसूरत फ्रॉग रखे हुए, टर करते हुए सुंदर लग रहा है तालाब के किनारे, इसको कर दिया काला कलूटा। प्रकृति ने ऐसी बेईमानी क्यों की बताइए? नेचर सर यूवी रेज से बचाने के लिए। कोई गॉड नहीं है, नेचर वो फोर्स है। बताइए, बहुत साइंटिफिक क्वेश्चन, यूवी रेज से बचाने के लिए। वेरी गुड। कौन है भाई? योर नेम प्लीज, योर गुड नेम प्लीज। अंकित राज। और छात्रा कौन बोलिए? वेरी गुड। ऑल ऑफ यू नो, मेजॉरिटी ऑफ यू नो, नो प्रॉब्लम, आई नो। वो देखिए, वो काला कलूटा फ्रॉग पहले देखते थे ना, तो आपको एक अजीब सी भावना उसके प्रति होती थी कि इसको घर में नहीं टपने दें। कमाल यह है कि वही घर में आता है, फ्रॉग नहीं आता है। वो बेचारे को तो पानी से जाना है, जमीन से पानी में, तो आपके घर में जब घुस जाता है वो वही फ्रॉग रहता है। एक फ्रॉग को आपने पेड़ पर देखा होगा, ट्री के ऊपर, हायला, कितना प्यारा नाम है, देखिए ना, हायला। हाँ हायला, है ना, हाय, उसके बाद ला लगा दीजिए। ट्री फ्रॉग है, पेड़ पर चढ़ जाता है। कितना जिसके 4 लिम्स थोड़े लंबे होते हैं। बस बस बस, लंबी, प्लस उसके अंदर नॉब पाया जाता है, घुंडी। क्या पाया जाता है? देखिए वो नॉब स्क्रीन पर आ गया, हमारे प्रिय स्टूडेंट दिखा रहे हैं, देखिए मंतोष जी हैं क्या, ये नॉब पाया जाता है, सही आपने कहा। घुंडी पाई जाती है, नॉब, नॉब, क्योंकि पेड़ पर ग्रिप बनाने की। तो टोड का कलर ऐसा क्यों है तो आप जान गए। टोड नहीं जाता है, वो माने वो लाइफ साइकिल अपना पूरा करने के लिए। कोई बताएंगे? एक लार्वा होता है फ्रॉग की दुनिया में, जो मछली की तरह कैरेक्टर, देखिए बहुत यूनिक चीज। यू ऑल विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड टू नो ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया बाय दिस एग्जांपल। एक एग्जांपल हम आपको देने जा रहे हैं कि एम्फीबियन जो है फिश से आया, उसका देख लीजिए। अभी भी उसका लाइफ साइकिल कहाँ पूरा होता है, जल्दी बताइए? वाटर में, वाटर में जाना पड़ता है। हाँ, इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि एम्फीबियंस गॉट लिम्स नॉट टू लिव ऑन लैंड बट टू गो बैक इन वाटर। क्या कहा वैज्ञानिक ने? बहुत अच्छी बात है कि एम्फीबियंस में पैर इसलिए नहीं आए, फोर्ली माइल लिम्ब, कि वो जमीन पर रह सके हमेशा, बल्कि उनको पानी में भागना है ना, जंप करके, जंपिंग के लिए। आप मार्क करते हैं, अगला लिम्ब छोटा होता है, पिछला बड़ा होता है।
ये फिजिक्स का सिद्धांत है, उसको कौन करने में है, उसको जंप करने में सहूलियत होती है। क्या वैज्ञानिक चीज है, फिजिक्स के सर पढ़ाते हैं, एरोनॉटिक्स वगैरह में ही पढ़ाई होती है, कैसे प्रोपेल करेगा, कैसे जंपिंग। नेचर का कमाल देखिए, नेचर कोई दिखाई नहीं पड़ती है। वो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा, नेचर का बल ऑपरेट नेचर में कर रहा है। अभी कहा ना कि 12 महीने में ये फ्रॉग सिर्फ रेनी सीजन में ही क्यों क्रॉकिंग करते हैं, जल्दी बता दीजिए। इसलिए कि वो ब्रीडिंग से कंसर्न है। वो आवाज किससे कंसर्न है, फीडिंग से नहीं, कौन सी ब्रीडिंग बिहेवियर है। हाँ, वो मेल फीमेल को कॉल करता है, ठीक है ना। तो एक चीज अब देखिए, तो फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब, तो एम्फीबियन आया, फिर बैक जाना है। क्यों बैक जाना है, जाना ही पड़ेगा उनको। आप कह सकते हैं कि यू आर बाउंड टू गो, मैंने उससे बातचीत थोड़े होगी, हम आप बात कर रहे हैं। एम्फीबियंस आ गए, अब नहीं रह सकते धरती पर। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, एक्वेरियम में मछलियां पाली जाती हैं, लेकिन एक्वेरियम में लोग एम्फीबियन नहीं पालते। क्यों नहीं पालते हैं, कि उसको लैंड पर भी जाना है ना, और वाटर में भी। तो लैंड पे जाना है, मछलियों को नहीं जरूरत है, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन, वो डिजोल्व फिश मैंने पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन से काम चल जाता है। इसमें टैडपोल लार्वा एक बनता है, इसका लाइफ साइकिल पानी में पूरा होता है। कितनी बड़ी बात है। तो देखिए, तो एम्फीबियन चाहे तो अपना लाइफ साइकिल जमीन पर नहीं कर सकता है, इनको पानी में जाना पड़ेगा। वहीं पर अंडा एग जो है, फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट होता है, और उससे एक लार्वा निकलता है जो मछली की तरह है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स हमारे। तो जस्ट लाइक फिश लाइफ लीड करता है। बोलिए कैसे सर, जस्ट लाइक, बोलिए फिशेज कौन चीज से रेस्पिरेट करते हैं, फिशेज रेस्पायर थ्रू लंग्स, गिल्स। कितना जोर से आप बोले, तो गिल से फीलिंग देखिए आपकी, गिल से ही रेस्पायर करते हैं। और एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू, एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू फ्रॉग। 3 तरह का है उसमें, तो डिवाइस एक और है, स्किन भी रेस्पिरेशन हमारा है जगह। उसमें इंटेगुमेंट जो है चमड़ा, उससे भी ऑक्सीजन लिया जाता है, डिफ्यूजन से जाता है। पहले इस पर रहिए। तो एम्फीबियन एक टैडपोल लार्वा इनके लाइफ साइकिल में बनता है। जिस लार्वा की खूबी है, उनको 3 पेयर गिल्स पाए जाते हैं, गिल भी है और लंग भी है। जब गिल्स के थ्रू और इंस्पायर करता है, जब डेवलप कर जाता है लार्वा, टैडपोल लार्वा है ना, फीडिंग भी सब फिश की तरह लाइफ है। फिन भी पाया जाता है, पानी में तैरना है तो उसको फिन पाया जाता है मछलियों की तरह, गिल पाया जाता है। और जब लंग डेवलप कर जाता है तो अपना गिल लॉस्ट हो जाता है, गिल, और आ जाता है लैंड पर। टेल्ड भी, गिल और टेल। टेल मी, क्या क्या लॉस्ट होता है, प्लीज टेल मी, what are the organs which are lost during transmission from